वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैंने नगर नियोजन के बारे में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो नगर निर्मित थे वह भारत का प्रथम नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल इत्यादि। वीडियो में मैंने सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सामाजिक और राजनीतिक दशा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का जो उत्खनन हुआ है, स्थलों का जो उत्खनन हुआ है, उससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। और जो भी सभ्यता विकसित सभ्यता की अवस्था में पहुंच जाती है, वहाँ का समाज जो है वो भी विकसित समाज ही बन जाता है, वो विकसित समाज का ही रूप ले लेता है। तो उसी पर जो सामाजिक स्थिति थी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी, तो किसी भी समाज में सबसे पहले यह देखा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार रहते थे, उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, मनोरंजन का साधन इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोग थे वहाँ के, वो खान पान क्या था, पहनावा क्या था, मनोरंजन के साधन क्या थे, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, लेकिन गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि का पालन पोषण किया जाता था और इनसे दूध भी मिलता था और दूसरी तरफ जरूरत के अनुसार मांस भी मिल जाता था। कृषि की उत्तम व्यवस्था हो चुकी थी, इसलिए अनाजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से वहाँ के लोग हृष्ट पुष्ट होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात, पहनावा को हम देखते हैं। तो पहनावा का संदर्भ में हम देखते हैं कि वहाँ पर सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा का प्रयोग किया जाता होगा, इसका प्रमाण भी मिल चुका है और पूरे शरीर को कपड़ों से ढक कर रखा जाता होगा, क्योंकि यह एक विकसित सभ्यता बन चुकी थी और विकसित सभ्यता में शरीर को ढक कर रखना स्वाभाविक बात है। अब आज के संदर्भ में देखने की जरूरत नहीं है कि जो पश्चिमी सभ्यता को हम लोग देख रहे हैं कि इतनी विकसित सभ्यता है और वहाँ पर पूरे शरीर को नहीं ढका जाता है, ये आज के फैशन है। लेकिन उस समय का जो फैशन था वो यही था कि पूरे शरीर को ढक कर रखा जाता होगा और जो आभूषण था वो आभूषण के प्रिय लोग थे वहाँ पर, पुरुष हो या महिला हो, दोनों आभूषण के प्रिय थे। सोना, चांदी, मोती इत्यादि के आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो पहनावा में जो वहाँ के लोग थे वो एक सुसभ्य नागरिक थे और अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढक कर रखते थे। दूसरी बात, मनोरंजन के साधन के रूप में हम देखते हैं। तो मनोरंजन के साधन के रूप में उनका मुख्य मनोरंजन का साधन था शिकार करना, मछली पकड़ना,
एक जानवर को दूसरे जानवर से लड़ाना, पासा खेलना, चौपड़ खेलना इत्यादि मनोरंजन का साधन था। क्योंकि जो समय बचता था उस समय में कुछ अपना मनोरंजन भी कर लेते थे और मनोरंजन के दौरान इन्हीं क्रियाओं को, इन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे, जो आज के समाज है, जो वर्तमान के समाज है, ठीक वैसा ही हम देखते हैं कि वहां भी सभी प्रकार की व्यवस्था कर ली गई थी। खान पान हो या पहनावा हो, मनोरंजन के साधन हो, इन सभी का उत्तम प्रबंध कर लिया गया था। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि समाज में विभाजन था कि नहीं था, इस पॉइंट पर देखना, जोड़ देना हम लोगों को। तो उस समय की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। आज की जो जनजाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, या वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके अनुसार कोई स्पष्ट वर्ण विभाजन नहीं था। जाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं था, वर्ण के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। हाँ, पेशे के आधार पर विभाजन अवश्य किया गया होगा, क्योंकि जब तक भी पेशे के आधार पर विभाजन नहीं किया जाएगा तब तक समाज में संतुलन नहीं बन पाएगा, और जब संतुलन नहीं बन पाएगा तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता था, जिस कार्य में उनकी रुचि होती थी, वो कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र होता था, और इसी स्वतंत्रता का परिणाम था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता के रूप में परिणत हो गई। जैसे समाज का विभाजन 4 प्रकार के हुआ था। 4 प्रकार के समाज में लोग थे। एक श्रमिक होता था, श्रमिक या किसान कहें उनको, किसान वर्ग था। किसान वर्ग अन्न का उत्पादन करता था। दूसरा वर्ग विद्वान वर्ग होगा, या पुरोहित वर्ग कहिए इनको, जो लोथल है और कलिबंगा है। यहाँ से जो अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस कुंड में कोई ना कोई कर्म कांड किया जाता होगा। देवताओं को, अग्निदेव को खुश करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जाती होगी, और उसको कराने वाला कोई व्यक्ति होगा। तो उस आधार पर हम कह सकते हो वो तो व्यक्ति विद्वान वर्ग से संबंधित होगा या पुरोहित वर्ग से संबंधित होगा। तीसरा देखते हैं व्यापारी वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापार थे वो उन्नत कोटि के थे और उनकी भूमिका अहम थी। तो इसको देखते हुए स्पष्ट होता है कि व्यापारी वर्ग अवश्य था। चौथा देखते हैं योद्धा वर्ग। तो जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इनकी जो चारदीवारी की गई थी दुर्गों की, तो उस पर जो बुर्ज बने हुए थे उस पर सेना रहती थी और वो निगरानी करती थी कि कोई बाह्य आक्रमण न हो जाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई वर्ग अवश्य रहा होगा जो सुरक्षा से संबंधित हो। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि योद्धा वर्ग भी रहा होगा जो वहाँ के लोगों को बाहरी लोगों से सुरक्षा प्रदान करता होगा। तो समाज इन 4 कोटियों में विभक्त रहा होगा। अब देखते हैं कि उस समाज में नारी की क्या स्थिति थी, कि क्योंकि किसी भी समाज में नारी की दशा के आधार पर ही उस समाज की संपन्नता और विकास
को मापा जाता है। तीसरा, नारी की दशा। तो किस प्रकार की नारी से संबंधित विभिन्न मूर्तियां मिली हुई हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हुई हैं, या योनि मिली हुई है, तो उन पुरातात्विक अवशेषों को देखने से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि उस काल में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा अवश्य की जाती होगी। और जब मातृ देवी की पूजा की जाती होगी तो इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की, नारियों की स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो उस दृष्टिकोण से नारी की स्थिति उस समाज में बहुत अच्छी थी और पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। और यही कारण है कि यह समाज विकसित समाज के रूप में परिणत हो सका, क्योंकि जब नारी पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं तो समाज बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ता है, उस समाज का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और व्यापार वाणिज्य उन्नत कोटि का था। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर नारियों की स्वतंत्रता थी और पुरुषों के साथ मिलकर वो काम करते थी। जो शादी विवाह की स्थिति है उसको स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया है, क्योंकि लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का प्रावधान, ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और साथ में नारी विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी, अपने इच्छा अनुसार योग्य पति के साथ शादी कर सकती थी, ऐसा प्रतीत होता है। एक और बात है कि जो वहां पर नगर की खुदाई की गई है तो वहां पर जो मकान मिले हैं तो मकान के जो मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, वो उस मकान के पिछवाड़े की ओर दरवाजा उसका खुलता था। खिड़कियां थी, उसका निर्माण ऊंचाई पर किया गया था। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि पर्दा प्रथा जैसी कोई व्यवस्था रही होगी और वो भी जो संभ्रांत परिवार रहता होगा, जो उन्नत कोटि के जो लोग होंगे, जो समाज के विशिष्ट वर्ग होंगे, उनके यहाँ वैसी पर्दा व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था हो, क्योंकि जो खिड़कियां थी वो ऊंचाई पे बनी हुई थी, जो मुख्य दरवाजे थे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि जो महिलाएं रहती थी घर में उस पर बाहरी लोगों को देखने से रोका जाए। जो महिलाएं हैं अगर खिड़की नीचे रहेगी तो ताक झांक करेगी, यदि मुख्य सड़क की ओर मुख्य दरवाजा रहेगा तो जो लोग आते जाते लोग रहेंगे वो घर के अंदर की स्त्रियों को देख सकते थे। इसलिए इन व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि लोग, जो नारी थी, वो अन्य लोगों के दृष्टिकोण से, अन्य लोगों की दृष्टि से दूर रहे। ऐसी व्यवस्था संभ्रांत लोगों के अंदर की गई होगी, लेकिन आम जो धारणा थी, समान लोग थे, उनमें वैसी कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं हुई होगी। तो कुल मिलाकर यही देखते हैं कि नारी की दशा उन्नत कोटि की थी। मातृ देवी, उसका जो मातृ देवी की पूजा होती थी, उससे स्पष्ट होता है कि एक परिवारात्मक समाज था उस समय, तो स्त्रियों का महत्व होना स्वाभाविक बात है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि उस समय अंत्येष्टि की प्रक्रिया भी अपनाई जाती थी। अंत्येष्टि, जब मानव की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके शरीर को या तो दफनाया जाता था या जलाया जाता था।
तो अंत्येष्टि में 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। पहला था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। और तीसरा है दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण के तहत मृत शरीर को जमीन के अंदर पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण के तहत मृत शरीर को खुले वातावरण में रख दिया जाता था और कुछ दिनों के बाद बचे अवशेष को जमीन के अंदर दफनाया जाता था। और दाह संस्कार के तहत मृत शरीर को जला दिया जाता था। तो समाधिकरण के जो साक्ष्य हैं वो आपको कालीबंगा से मिल चुके हैं, हड़प्पा से मिल चुके थे। हड़प्पा के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान एच का स्थल था। इसके अलावा दाह संस्कार का जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से मिल चुका है। तो अंत्येष्टि की यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसमें सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। उस समय ताबीज की उपलब्धता से स्पष्ट होता है कि लोगों में अंधविश्वास भी फैला हुआ था। ताबीज, क्योंकि ताबीज का प्रयोग बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता होगा और लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत जो लोगों की मृत्यु होती है उसके बाद भी कुछ आत्माएं होती हैं जो अन्य लोगों को सताती हैं और इसी डर से वो लोग ताबीज का प्रयोग करते होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में ऐसी धारणा बन चुकी थी कि मृत्यु के बाद भी मानव का अस्तित्व होता है। जैसे जो अंतिम समाधिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, दफनाया जाता था, तो उस मृत शरीर के साथ उसकी सबसे प्रिय जो वस्तु होती थी उसको रख दिया जाता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में इन लोगों का विश्वास था। उसी प्रकार ताबीज के प्रयोग करने से भी स्पष्ट होता है कि बुरी आत्माओं में उनका विश्वास था, यानी आत्मा में ये लोग विश्वास करते थे। कुल मिलाकर हम यही देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में यद्यपि अंधविश्वास जैसी कुछ कुरीतियां जो हैं वो आ चुकी थी, लेकिन व्यापक रूप से फैलाव नहीं हुआ था। यह सीमित अवस्था में था और तभी लोगों के मध्य में वैज्ञानिक सोच का विकास हो पाया। यानी कि इन अंधविश्वासों के रहते हुए भी जो सिंधु घाटी के लोग थे वो वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे और इसी वैज्ञानिक सोच का और सृजनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति का फल है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता का रूप ले चुकी थी। थैंक यू।